हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मैंने आपको बताया था बेटा क्या होती है। कंप्लीट साइकिल उसे कहते हैं जब करंट हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पी को हम बोलते हैं कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे 1/t करेंगे तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लेकिन सेम डेरिवेशन हमसे पूछी जा सकती है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल नहीं बेटा, ओवर हाफ साइकिल। ठीक है ना, तो ये देखिए एक फुल साइकिल कंप्लीट करने में करंट को टाइम लगता है कैपिटल टी। तो ये हाफ साइकिल है, यहाँ पे इसको टाइम लगेगा ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपिटल T/2। तो पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है बेटा वो कैपिटल T से हट के हो जाएगी कैपिटल T/2। ठीक है, ठीक है। और अब हमारे पास एंगल जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे T से T तो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा cos पाई। ठीक है, ये लीजिए cos पाई का मतलब हुआ बेटा cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है +1। तो हम cos 180 यानी कि cos पाई और cos 0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास Q आ जाएगा -I0/ओमेगा। cos पाई की वैल्यू हो गई -1, माइनस को कॉपी कर दिया, और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो गई +1। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ -1 और इधर भी आएगा -1, -1 हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू -I0/ओमेगा, और -1 मिल के आ गया -2। ठीक है, अब ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना देगा। सो वील हैव Q इज इक्वल्स टू 2I0/ओमेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका Q जो वैल्यू आई है उसका मतलब है कि हाफ साइकिल कंप्लीट करने में एक एसी सर्किट में जो नेट चार्ज Q फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू है 2I0/ओमेगा। ठीक है, और करंट होता है, करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो अगर हमें हाफ साइकिल के लिए करंट निकालनी है, करंट हमें हाफ साइकिल के लिए निकालनी है, तो उसके लिए हम जो चार्ज लेंगे वो भी हाफ साइकिल का जो निकाला है वो लेंगे, और रेट का मतलब टाइम, जो टाइम लेंगे वो भी हाफ साइकिल का लेंगे, और हाफ साइकिल का टाइम होता है T/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना चार्ज एक गिवन टाइम में फ्लो करता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी बेटा हाफ साइकिल करंट की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जो Q आपने निकाला है वो, और टाइम की जगह डालेंगे T/2। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, T/2 इसलिए डाला है क्योंकि हम जो ये एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ये हम हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, और हाफ साइकिल का जो टाइम होता है वो होता है कैपिटल T/2। तो अब हम ये Q की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पिछले वाली डेरिवेशन में जब हमने Q निकाला था वो 0 आया था, उसको यहाँ नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये 0 Q इज इक्वल्स टू 0 ये फुल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए है, और हम हाफ साइकिल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हाफ साइकिल के लिए चार्ज इतना आया है। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट आ जाएगा 2I0/ओमेगा डिवाइडेड बाई T/2। ठीक है, ये 2 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। सो वी हैव 4I0/ओमेगा टी। बेटा ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है 2π/T। तो ये हम यहाँ ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ओमेगा की जगह,
ओमेगा की जगह हम डालते हैं बेटा 2 पाई बाई कैपिटल टी। देखिए टी से टी कट गया और ये 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। हमारे पास बचा एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 3.142। तो जब 2 डिवाइडेड बाई पाई करेंगे तो ये सॉल्व करके लगभग 0.636 आ जाता है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में इस तरीके से भी दिया होता है विच इज़ इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाई पाई कर रहे हैं बेटा 0.636 आई नॉट, जिसका मतलब होता है 63.6% ऑफ आई नॉट। ठीक है, तो ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है ये हाफ साइकिल के लिए है। ठीक है, और ये मैक्सिमम करंट का आई नॉट का मतलब मैंने आपको बताया था मैक्सिमम करंट, पीक करंट, करंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। ये मैक्सिमम करंट का 63.6% होता है। ठीक है, तो कई बार डेरिवेशन करने के लिए कहते हैं और कई बार इतना सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम करंट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। आंसर है 63.6%। ठीक है, चलिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसका नाम है आरएमएस वैल्यू या फिर इफ़ेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हम अब ये वाला टॉपिक इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो इतने सारे नाम लिखे हैं बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो आरएमएस वैल्यू है इसी का नाम इफ़ेक्टिव वैल्यू है और इसी का नाम वर्चुअल वैल्यू है। आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं, मतलब वही माना जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस या फिर वर्चुअल वैल्यू या फिर इफ़ेक्टिव वैल्यू, कुछ भी कहिए एक ही बात है। ये आरएमएस का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ बेटा, ये आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट, आर से हो गया रूट, एम से हो गया मीन, एस से हो गया स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये हमने क्लास 11th में भी किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में, और ये 12th में इस चैप्टर में भी है, और ये जो है आपके लास्ट चैप्टर में भी दोबारा आता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल मैथमेटिकली आपको एक फिगर बना के दूँ और बोलूँ आरएमएस वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सपोज़ करिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिंग जो है डिजिटल ऑल्टरनेटिंग करंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने 11th में आरएमएस वैल्यू अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी का आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, ये हुआ +2 एम्पियर और ये हुआ -2 एम्पियर। आपसे बोला है करंट की आरएमएस वैल्यू निकालिए। आरएमएस का बेटा मैंने आपको फुल फॉर्म बताया है रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, करंट का पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो करंट देखिए कितनी है, ये +2, ये -2 और ये +2। ठीक है ना, 3 स्टेप्स आपको दिए हुए हैं। तो +2 -2 और +2 का सबसे पहले करिए स्क्वायर ऐसे। ठीक है, +2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 का स्क्वायर भी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर से +2 का स्क्वायर हो गया 4। तो करंट का स्क्वायर करने के बाद हम करंट का निकालेंगे मीन। मीन के लिए इनको ऐड करके कर दीजिए डिवाइडेड बाय 3। फिर मीन निकालने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है इसका कर लीजिए अंडर रूट ऐसे। इसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। लिखा रूट मीन स्क्वायर जाता है, लेकिन चलते प्रोसेस इसका उल्टा होता है। पहले वैल्यूज़ का स्क्वायर करिए, फिर मीन करिए और फिर अंडर रूट ले लीजिए, तो आरएमएस वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी डेरिवेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। कॉन्सेप्ट वाइज इसका मतलब समझिए। देखो, अगर हमारे पास सपोज़ करिए एक रजिस्टर वायर है और हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या फ़्लो करना शुरू कर देती है, करंट। कैसे पता चलेगा करंट फ्लो कर रही है, या तो बीच में एमीटर लगा दीजिए, वो डिफ्लेक्शन दिखा देगा। अगर आपके पास एमीटर नहीं है तो बल्ब लगा दीजिए, वो ग्लो करेगा। अगर बल्ब जल गया इसका मतलब करंट है, बल्ब नहीं चला तो करंट नहीं है।
ठीक है। जब हमारे पास बैटरी या सेल से करंट आती है ना बेटा, तो वो डायरेक्ट करंट होती है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है करंट इज़ कांस्टेंट। मतलब हमें पता है जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर की वजह से ग्लो कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट करंट कांस्टेंट रहती है। 5 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर, ना तो ये इंक्रीज़ करेगा ना ही ये डिक्रीज़ करेगा फॉर अ गिवन डायरेक्ट सर्किट। लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से हम किसी बल्ब को ग्लो कराते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की किस वैल्यू की वजह से बल्ब ने ग्लो किया। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदल रहा है। पहले 0 एम्पियर था, फिर 0.3 एम्पियर हुआ, फिर 0.7 एम्पियर हुआ, फिर 1 एम्पियर हुआ मैक्सिमम, फिर 1 एम्पियर से कम होकर 0.8, 0.7, 0.6। मतलब करंट कंटिन्यूसली देखो धीरे 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 बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, फिर कम होते 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 0 हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई, फिर कम होते होते कितनी हो गई, 0। तो करंट की किस वैल्यू की वजह से, करंट की इस वैल्यू की वजह से, इस वैल्यू की वजह से, इस वैल्यू की वजह से, किस वैल्यू की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट है कि वो अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली बदलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू वो होती है बेसिकली जो बल्ब को ग्लो कराती है, या फिर हम कह सकते हैं बल्ब में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे डायरेक्ट करंट उतने टाइम में हीट करता। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बल्ब हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करता है। ठीक है, जो बल्ब में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम बल्ब को डायरेक्ट करंट देते उतनी ही देर के लिए, तो डायरेक्ट करंट जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता, ठीक है, उतना ही हीटिंग इफेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है उसे हम RMS वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, एक बार और, एक बल्ब है मेरे पास, उसको आप बैटरी या सेल से कनेक्ट करिए, यानी कि डायरेक्ट सर्किट, उसको डायरेक्ट करंट दीजिए तो एक हीटिंग इफेक्ट आएगा बल्ब में। ठीक है, तो वो डायरेक्ट करंट गिवन बल्ब में जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उतना ही हीटिंग इफेक्ट ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू प्रोड्यूस करती है उतने ही टाइम में, उसे हम बोलते हैं RMS वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू, 3 फॉर्मूले हैं बेटा, I²RT, 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं, V²/RT, और एक होता है VIT। ठीक है, अगर आपको RMS वैल्यू करंट की निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, अगर आपको RMS वैल्यू वोल्टेज की निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। इस फॉर्मूला को अवॉइड करिए, क्योंकि हम मेथड फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन का। अगर आपने तीसरा वाला फॉर्मूला करंट या वोल्टेज के लिए यूज़ किया तो आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे, एक वोल्टेज वो भी ऑल्टरनेटिंग होता है, दूसरा करंट वो भी ऑल्टरनेटिंग है। तो 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ठीक है, इसलिए हम ऑल्टरनेटिंग वैल्यू, अगर हम RMS वैल्यू करंट की निकालना चाहते हैं तो पहले फॉर्मूले से निकालते हैं, क्योंकि ये करंट यहाँ इसमें दिया हुआ है। अगर आपको RMS वैल्यू वोल्टेज की निकालनी है तो हम दूसरे फॉर्मूला से निकालते हैं, ये वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है, रेजिस्टेंस और टाइम कभी वेरी नहीं करता। ठीक है, रजिस्टर कभी डायरेक्ट या ऑल्टरनेटिंग नहीं होता, वो फिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे H इज इक्वल्स टू I²RT। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अच्छा, RMS मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू उसको बोलते हैं जो वैल्यू सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज दैट ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट की हीटिंग इफेक्ट को इक्वल करना है। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट हुआ डायरेक्ट करंट का और ये हीटिंग इफेक्ट हुआ ऑल्टरनेटिंग करंट का, और दोनों इक्वल है, तभी हम RMS वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हीटिंग इफेक्ट का बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, I²R × टाइम।
इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसमें गलती बस इतनी है, ध्यान से समझिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट हमें आई दी है जब हम उसे आर रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये बैटरी है, ये ओपन की है और ये रजिस्टर है बल्ब का, ठीक है। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, करंट आई फ्लो करी और उसने इतना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा कैपिटल टी टाइम में, ठीक है। हमने कैपिटल टी टाइम इसलिए लिया है क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। और साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो होता है कैपिटल टी। ऐसा तो है नहीं कि बल्ब को आप डायरेक्ट करंट से ग्लो कराएंगे 5 सेकंड के लिए और ऑल्टरनेटिंग करंट से ग्लो कराएंगे 10 सेकंड के लिए, क्योंकि जब टाइम बढ़ता है तो हीटिंग भी बढ़ता है। अगर आपको कंपेयर करना है, इट्स लाइक कि अगर 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करना है, हु स्कोर्ड बेटर और हु स्कोर्ड लिटिल लेस, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, एक को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर दे दो और एक को ईजी क्वेश्चन पेपर दे दो, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए सेम जाता है। इसी तरीके से जब आप हीटिंग इफेक्ट कंपेयर कर रहे हैं तो आपको बल्ब को दोनों से, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट से सेम टाइम के लिए हीट कराना है, ठीक है। नहीं तो अगर आप एक को ज़्यादा टाइम से हीट कराएंगे तो ऑब्वियसली उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, जिसके लिए टाइम होता है कैपिटल टी, तो डायरेक्ट करंट का हीटिंग इफेक्ट भी हम कैपिटल टी टाइम के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट का हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का हीटिंग इफेक्ट है तो ये जो करंट की वैल्यू है बेटा, ये हम लेंगे आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ऑल्टरनेटिंग करंट का करंट वेरिएबल होता है, पीरियोडिकली वेरिएबल होता है, जिसकी ये वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, क्योंकि करंट कंटिन्यूसली वेरिंग है, ठीक है ना, करंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, फिर कम होते होते ज़ीरो हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम अपोजिट पोलैरिटी में, फिर कम होते होते ज़ीरो। तो कंप्लीट साइकिल कैपिटल टी के लिए हम करंट जो ले रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेरिंग है, तो हम एक साथ कैपिटल टी टाइम के लिए नहीं निकाल सकते। हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, जैसा हमने क्लास 11 से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इतने के लिए हीटिंग इफेक्ट निकालो, तो पूरी साइकिल के लिए हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। जब भी चीज़ें वेरिंग होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती, जैसे मैं आपको 11th के टॉपिक्स के नाम बता दूं, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, आपने कई बार ऐसे वेरिंग क्वांटिटीज़ के लिए वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेरिंग चीज़ों के लिए बहुत ही छोटे टाइम, dt टाइम के लिए बहुत ही छोटे टाइम, ठीक है। मैं दोबारा से बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बहुत ही छोटे टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, बहुत ही छोटे टाइम dt के लिए हीटिंग इफेक्ट बहुत छोटा होगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें फुल साइकिल के लिए हीटिंग इफेक्ट निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी, तो टोटल हीटिंग इफेक्ट आपका h आ जाएगा, ठीक है। ये हम डायरेक्ट के लिए नहीं कर रहे, ये तरीका इंटीग्रेशन का हम ऑल्टरनेटिंग के लिए इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता है, डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता। ये देखिए, डायरेक्ट करंट तो ऐसी होती है, ठीक है। इस टाइम पे भी करंट है आई, थोड़ी देर बाद भी आई, उसके बाद भी आई, करंट ना तो बढ़ी ना तो कम हुई, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू बताता है हीटिंग इफेक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt, और जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से कैपिटल टी, तो ये हीटिंग इफेक्ट हो जाता है फॉर कंप्लीट साइकिल। ये भी हीटिंग इफेक्ट है फॉर कंप्लीट साइकिल। फ़र्क इतना है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट है और ये डायरेक्ट करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। यही चीज़ समझना मुश्किल होता है, बाकी आगे अब पूरी मैथ्स है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। बेटा रजिस्टर तो कॉन्स्टेंट होता है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल्स टू, बेटा आई की वैल्यू डालते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई का स्क्वायर था,
तो आई की जो ये आपने वैल्यू डाली है इसका भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा, साथ में बचा डी टी। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे आपको ये दिया होता है बेटा ए बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब आप अंदर लेके जाएंगे तो आई नॉट का भी स्क्वायर आएगा और साइन का भी स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है बेटा। टाइम वेरिएबल है ना हमारा, तो ये एक्सप्रेशन वेरिएबल है क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है, लेकिन ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कांस्टेंट रहती है, ये बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 से कैपिटल टी। एक फॉर्मूला होता है बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जब हम इसको यूज़ करेंगे इसके लिए cos 2 ओमेगा टी के लिए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ओमेगा टी है, ठीक है ना। चलिए, अब क्योंकि cos 2 ओमेगा टी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो जब हम 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अकेले LHS में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और ये 2 तो बाद में कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर पे। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा आई स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2। ही मैंने बताया था ना 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब RHS में जाएगा तो, ठीक है। अब टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। ये 2 तो हमारा बाहर लेके जा सकते हैं, इट इज़ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। चलिए बेटा मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy होता है y, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dw होता है w। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt आ जाएगा t के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई t, लिमिट 0 से कैपिटल T, ठीक है। ये हमारा पहले टर्म की वैल्यू है, ठीक है। अब माइनस कॉपी करो, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो हमने माइनस लिखा, और अब इसकी वैल्यू देखिए बेटा, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ डाल रही हूँ 0। आपको हर बार करके दिखाना नहीं होता, 0 क्यों डालिए वो रीज़न तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन आपको मैं इतना बता दूँ, आपको हर बार करके नहीं बताना, आपको सिर्फ रीज़न लिखना है दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t cos 2 omega t dt is equals to 0 because for a complete cycle its value is 0, ठीक है ना। आप ये देखिए, साइन का ग्राफ बेटा ऐसा होता है, ठीक है, ये 0 और ये कैपिटल T। फॉर अ कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ को नलीफाई करके वैल्यू आपको एवरेज वैल्यू 0 दे देता है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, कॉस का ग्राफ इस तरीके से जाता है, 11th में आपने मैथ्स में पढ़ा है। नेगेटिव हाफ ये पॉजिटिव 2 क्वार्टर्स हाफ को नलीफाई करके एवरेज वैल्यू कितनी दे देता है, 0। यानी कि साइन की वैल्यू 0 से कैपिटल T 0 है, तो कॉस की वैल्यू भी कंप्लीट साइकिल के लिए 0 ही आती है।
तो आप इसको पूरा इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, जैसे हमने एवरेज वैल्यू में साइन को इंटीग्रेट किया था ना, इसको इंटीग्रेट करके देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी एवरेज वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 ही आएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ रीज़न लिखना होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। वी हैव आई स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। जब हम लिमिट लगाते हैं बेटा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, यानी कि स्मॉल टी की जगह पहले कैपिटल टी डालिए, फिर 0 डालिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो पहले हमने कैपिटल टी डाला, फिर हमने 0 डाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस विल बिकम आई नॉट स्क्वायर बाई 2 कैपिटल टी, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। टी से टी कट जाएगा, हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट स्क्वायर बाई 2, एंड दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास कैपिटल आई की वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। ये होती है बेटा आपकी, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, जो आई है, दिस इज RMS वैल्यू, इफ़ेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू जो हमें निकालना था ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्यों? मैंने आपको बताया था बेटा, ये जो वर्चुअल वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो RMS वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू ऑफ करंट है जो DC के बराबर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये आई जो था ना, ये आपका RMS वैल्यू है। दिस कैपिटल आई इज़ योर, ये जो आपने निकाला है, दिस इज़ दी वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसलिए हम इसके सब्सक्रिप्ट में, देखिए ध्यान से देखिएगा, आई के नीचे हम RMS भी लिख सकते हैं, या फिर आई के नीचे हम EFF भी लिख सकते हैं, या फिर हम आई के सब्सक्रिप्ट में स्मॉल v भी लिख सकते हैं फॉर वर्चुअल। ठीक है, RMS इफेक्टिव वर्चुअल का v, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है आई वी इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2, यानी कि ये जो आई नॉट बाई रूट 2 है, इट इज़ इक्वल टू द वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसने DC के बराबर गिवन टाइम t के लिए सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो हमने कई तरीके की करंट पढ़ी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने कई वैल्यूज़ निकाली हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की हमने एवरेज वैल्यू निकाली है फॉर कंप्लीट साइकिल, जो 0 आई थी। ऑल्टरनेटिंग करंट की हमने एवरेज वैल्यू निकाली है हाफ साइकिल के लिए, जो आपका 2I0/पाई आया था। ऑल्टरनेटिंग करंट की हमने वर्चुअल वैल्यू निकाली अभी, जो आया है I0/√2, और ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है I0। ठीक है ना, तो I0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है 0, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है 2I0/पाई, और कंप्लीट साइकिल के लिए RMS वैल्यू है I0/√2। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक्स क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन हो सकता है आपसे, देखो करंट, ये देखिए, ये टाइम एक्सिस है और ये करंट एक्सिस है। करंट आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है और ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है। इसी तरीके से ये टाइम एक्सिस है बेटा, और ये वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सिस है। वोल्टेज आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है और ऑल्टरनेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होती है, वोल्टेज या फिर EMF या फिर पोटेंशियल, कुछ भी बोलिए, वो भी ऑल्टरनेटिंग होता है। तो अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू निकाली है, तो ऑल्टरनेटिंग EMF की भी बेटा, ऑल्टरनेटिंग EMF की भी RMS वैल्यू निकलती है। ठीक है, और निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। हीटिंग इफेक्ट के 2-3 फॉर्मूले होते हैं ना, I2RT। अगर आपको करंट की RMS वैल्यू निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करिए। अगर आपको वोल्टेज या फिर EMF की RMS वैल्यू निकालनी है तो V²/RT, पर यहाँ पे हम वर्ड EMF यूज़ कर रहे हैं तो V की जगह E यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, तो अगर आपको EMF का हीटिंग इफेक्ट निकालना है तो पूरी डेरिवेशन सेम है। फ़र्क बस इतना है कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हीटिंग इफेक्ट का E²/R
टी। अच्छा, फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं तो कैपिटल टी, ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी। छोटे टाइम के लिए वैल्यू निकाली हीटिंग इफेक्ट, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, आर से आर फिर कैंसिल हो गया, और हमारे पास जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ देखिए ई आएगा, और यहाँ पे आएगा ई नॉट। सिर्फ इतना चेंज है, ये देखिए। और रिज़ल्ट में आई की जगह वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज़ गिवन बाय ई नॉट बाय रूट 2। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू आई थी, ऑल्टरनेटिंग करंट की आपकी आरएमएस वैल्यू आई थी आई नॉट बाय रूट 2, और अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आएगी ई नॉट बाय रूट 2। अगर ईएमएफ नहीं अच्छा लग रहा है, आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखना चाहते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाय रूट 2। ठीक है, तो वैल्यूज़ बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। ऑल्टरनेटिंग इट इज़, अभी एसी की वैल्यू नहीं है, ये है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की, तो डेरिवेशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, चलिए, तो हमने जो है अभी तक के एसी सर्किट में के चैप्टर में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले डिफरेंस पढ़ा था ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में। जब हमें पता चल गया ऑल्टरनेटिंग करंट जो है टाइम वेरिंग करंट होती है, तो इसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी टाइम वेरिंग और पीरियोडिकली वेरिंग ईएमएफ होती है। ठीक है, फिर हमने इसकी कंप्लीट साइकिल के लिए, वो रब हो चुका है, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली थी, 0 आया था। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली तो वो से मैक्सिमम का 63.6% आया। फिर हमने आरएमएस वैल्यू निकाली, ठीक है, ऑफ ईएमएफ एंड करंट। इसी तरीके से बेटा परसेंटेज के हिसाब से अगर बताऊँ ना, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, ई वी इज़ इक्वल्स टू 1/√2 इंटू ई नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 3/√2 दिया है तो आप उसको 1/√2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब 1/√2 को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपका आ जाता है 0.707 टाइम्स ऑफ ई नॉट। ठीक है, इसका मतलब है जो ईएमएफ की वर्चुअल वैल्यू है वो मैक्सिमम ईएमएफ का 70.7% होता है, और करंट की जो वर्चुअल वैल्यू होती है वो मैक्सिमम करंट का 70.7% होता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए 63.6% थी, लेकिन जो वर्चुअल वैल्यू है वो 70.7% होता है मैक्सिमम का। ठीक है, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए होता है 63.6% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जबकि वर्चुअल वैल्यू होता है 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने जो है ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का वर्चुअल वैल्यू निकालना सीख लिया। अब हमें जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है दैट इज़ अ न्यू टर्म फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमें आगे डेरिवेशन करनी है। तो अगर हमें यही नहीं पता कि फेज़र डायग्राम होता क्या है और फेज़र क्या होता है, तो हम आगे की डेरिवेशन कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, फेज़र कुछ नहीं है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। इट इज़ ए रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, अच्छा, ये रोटेटिंग वेक्टर किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं, वेक्टर बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी कि डायरेक्शन बदलेगा तो साइन भी बदल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था करंट
एंड ईएमएफ और वोल्टेज, कुछ भी बोल लीजिए, और पोटेंशियल, ठीक है, ये दोनों ही हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में, अगर हम इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें तो ये देखिए, अगर करंट ऊपर की तरफ है उसको पॉजिटिव मानते हैं, नीचे की तरफ है नेगेटिव मानते हैं, यानी कि डायरेक्शन बदलने की वजह से हमने करंट और ईएमएफ के आगे का साइन भी बदल दिया। तो ये इसमें हमें करंट और ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग के लिए, डायरेक्ट की बात नहीं हो रही है बेटा, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर्स में जो आपने पढ़ा है, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल करेक्ट है। पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो सेल और बैटरी से आया था। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करेंगे तो ये स्पेशल केस होता है जिसमें हमें डायरेक्शन को महत्व देना पड़ता है, और उस डायरेक्शन को महत्व देने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए ही सिर्फ एक रोटेटिंग वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, एक रोटेटिंग वेक्टर यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है फेज़र, ठीक है। और एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को फेज़र की मदद से दिखाएं, उसे बोलते हैं फेज़र डायग्राम, ठीक है। तो जो आपका फेज़र है वो एक रोटेटिंग वेक्टर है, और फेज़र डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, रोटेटिंग वेक्टर कैसा दिखता है मैं आपको दिखा दूँ बेटा। क्योंकि हमारा जो करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं, और साइन की वैल्यू इस तरीके से वेरी करती है, आपने पढ़ा है ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर वैल्यूज़ वापस आती हैं 1 से √3/2, 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0, यानी कि 0 से +1 जाता है, फिर +1 से 0 जाता है, फिर 0 से -1 जाता है, फिर -1 से 0 आता है। इस तरीके से ये अपनी साइकिल को बार बार कंप्लीट करता रहता है, -1, 0 और +1 के बीच में। और ये जिन एंगल्स पे होता है वो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर 360 मतलब 90 देखो 90 ऐड करते जाओ, ठीक है, आपको एंगल्स मिलते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो है, क्योंकि करंट और ईएमएफ दोनों ही साइन फंक्शन है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर यूज़ करते हैं जो इन एंगल्स के बीच में रोटेट करता रहता है इन अ सर्कल, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं फेज़र, और फेज़र डायग्राम आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने मेन चैप्टर, हमारा चैप्टर देखो, चैप्टर कहलाता है और एसी सर्किट, यानी कि ऐसे सर्किट जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एसी सर्किट समझने से पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, कैसे होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और उस करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फेज़र क्या होते हैं, फेज़र डायग्राम क्या होते हैं, उसको समझा है। अब हम हमारे एक्चुअल चैप्टर की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ है, तो सर्किट में वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एसी सर्किट से, ठीक है। इसको नोट कर देते हैं एक्चुअली, एसी सर्किट्स, ठीक है। हमें बेसिकली चार तरीके के एसी सर्किट्स पढ़ने हैं, ठीक है। हमें पढ़ना है सबसे पहले तो ओनली आर, फिर हमें पढ़ना है ओनली एल, तीसरा हमें पढ़ना है ओनली सी। जब हम ये तीनों पढ़ लेंगे ना, तो इन तीनों के पढ़ने के बाद हमें हमारा फोर्थ सर्किट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, दैट इज़ सीरीज़ LCR, सीरीज़
एल सी आर। लेकिन अगर हमें पहला दूसरा तीसरा समझ नहीं आया तो हम स्पोर्ट्स वाले को नहीं समझ सकते, ठीक है। यहाँ पे ओनली आर का मतलब है ओनली रेजिस्टिव सर्किट, ओनली रेजिस्टिव एसी सर्किट। ओनली एल का मतलब है ओनली इंडक्टिव, इंडक्टर को जो है इंडक्टेंस को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं ना, ओनली इंडक्टिव एसी सर्किट। ओनली सी का मतलब है ओनली कैपेसिटिव एसी सर्किट, ठीक है। और सीरीज़ एलसीआर का मतलब है जब हम एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाएंगे और एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स देंगे तो उसे हम बोलेंगे सीरीज़ एलसीआर एसी सर्किट, ठीक है। तो हम इन तीनों को पहले समझते हैं कंपैरिजन में, फिर हम सबसे लास्ट में ये वाला करेंगे सीरीज़ एलसीआर सर्किट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं ओनली आर पे। इनफैक्ट सेग्रीगेट कर देते हैं हम, ठीक है बेटा। तो हम पहले पढ़ते हैं ओनली रेजिस्टिव एसी सर्किट, ओनली आर, यहाँ पे ओनली एल और यहाँ पे ओनली सी, ठीक है। चलिए ओनली आर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब है बेटा एक रजिस्टर लीजिए, ठीक है, एक आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर लीजिए और उसको अब हमें बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है। अब हम डीसी करंट, डीसी बिहेवियर नहीं पढ़ रहे, हमें उसको एक आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर लीजिए और उसको हम कनेक्ट करेंगे बेटा एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। ये देखिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देना पड़ेगा। तो लेट करिए कि हमने यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है ई, जिसकी वैल्यू लेते हैं हम ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से बेटा ओनली इंडक्टिव एसी सर्किट का मतलब है कि आप एक इंडक्टर लीजिए, एल इंडक्टेंस का एक इंडक्टर यानी कि कॉइल लीजिए एल इंडक्टेंस का, और उसको भी आप एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे बनाते हैं हम एसी सोर्स जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ओनली कैपेसिटिव एसी सर्किट का मतलब है कि सी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लीजिए, सी कैपेसिटेंस का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लीजिए, ठीक है, और उसको भी अब बैटरी की जगह एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखिए, ठीक है। ओनली आर, ओनली एल और ओनली सी का मतलब हमने देखा। अच्छा, जैसे डीसी में होता था कि एक रजिस्टर को जैसे ही एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट किया है तो जो ये करंट है ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे ही आप एक रजिस्टर को ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करोगे तो इसमें भी करंट फ्लो होगी, बस वो करंट डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट होगी, एसी होगी, ठीक है। तीनों केस में यही होगा, ठीक है। आप रजिस्टर लीजिए, आप रजिस्टर लीजिए, इंडक्टर लीजिए, चाहे कैपेसिटर लीजिए, जब भी हम उसको एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो जो करंट फ्लो होती है वो हमारी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हमें उसको ऑल्टरनेटिंग करंट को निकालना है, ठीक है। जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, जैसे ही हमने रजिस्टर को इस ईएमएफ से कनेक्ट करा तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हुई। तो जैसे ही हम तीनों सर्किट्स में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, ठीक है ना, किरचॉफ्स लूप रूल आपने थर्ड चैप्टर में लगाना सीखा है। किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे तो ओनली आर के केस में ऐसा होता है बेटा कि जितनी ईएमएफ ई हमने दी है दैट अपीयर्स अक्रॉस रजिस्टर एज ए वोल्टेज गिवन बाय आई इंटू आर, ठीक है। तो जितनी ईएमएफ, ये देखिए, जितनी भी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आपने दी है ये पूरी की पूरी रजिस्टर के अक्रॉस आ जाती है एज आई आर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे
ई इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन ई की वैल्यू तो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ई की वैल्यू है, तो ई की इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो अब जब ये आर LHS में आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाय आर, कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख दिया और वेरिएबल साइन ओमेगा टी है इसको एक साथ लिख दिया। इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं इस तरीके से, आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर। ये देखिए, ये जो ई नॉट बाय आर था ये कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं आई नॉट से। ठीक है, सो आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर। अभी बेटा मैथमेटिक्स देखिए, यहाँ फिजिक्स लगी है किरचॉफ्स लूप लॉ में, यहाँ पे ये पूरा मैथ्स लगा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या रिजेंबल करता है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैथमेटिक्स लगा देते हैं और फिजिक्स भी मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा हमने रजिस्टर के केस में किया है किरचॉफ लूप लॉ लगाया है, ऐसे ही हम जब यहाँ भी किरचॉफ का लूप लॉ लगाएंगे तो जितनी भी EMF E हमने दी है इट विल अपीयर अक्रॉस इंडक्टर एज E इज इक्वल्स टू L di/dt। फैराडेज लॉ याद है ना कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक इंडक्टर में EMF इंड्यूस होती है ड्यू टू द रेट चेंज ऑफ करंट, दैट इज L di/dt। ठीक है, अच्छा अब आपको लग रहा है कि मैम यहाँ करंट का रेट चेंज कहाँ हुआ, तो बेटा करंट आपकी ऑल्टरनेटिंग है ना। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसकी डेफिनेशन ही यही है। करंट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, फिर कम होते होते ज़ीरो हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर कम होते होते ज़ीरो, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो करंट कंटिन्यूसली बदल रही है, तो उस चेंजिंग करंट की वजह से सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से EMF इंड्यूस होगा विच विल बी इक्वल टू कैपिटल E। ठीक है, तो हम वैल्यू लिख देते हैं E इज इक्वल्स टू L di/dt। ठीक है, इससे हम di की वैल्यू नोट करते हैं बेटा, तो di आ जाएगा di इज इक्वल्स टू, बेटा di से पहले आपका कंफ्यूजन पहले हटा देते, बाद में भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं पर मैं पहले करूँगी। E की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू L di/dt। ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dt LHS के न्यूमरेटर में चला जाएगा और इंडक्टेंस इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास di की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाई L। देखो इंडक्टेंस L नीचे आ गया, बचा साइन ओमेगा टी और dt मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है ना, ये dt न्यूमरेटर